चलिए देखिए, पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ रहे थे और आपको बताया गया था कि किसी इलेक्ट्रोड का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने का होता है, किसी इलेक्ट्रोड का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने का होता है। लेने के केस में और देने के केस में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको एक को देने के केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन लेने के केस में रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ये सब बात आपको समझा दिया गया था और आपको यह भी बताया गया था कि यह इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो क्या पोटेंशियल होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात है। अभी फ़िलहाल एक बात सुनिए आप, किसी भी एक हाफ सेल यानी किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू यदि आपको मिल जाए तो आप उसके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू भी बता सकते हैं। एक्चुअल में किसी एक सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो आपस में बराबर होता है, सिर्फ साइन उसका क्या होता है, उल्टा। जैसे यदि यदि ये जिंक इलेक्ट्रोड है, इसका यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक ये यदि मान लो तुमको दे दिया 0.76 वोल्ट और ये वैल्यू प्लस में है, तो तुम इसी इलेक्ट्रोड के लिए चाहो तो रिडक्शन पोटेंशियल भी बता सकते हो और ये हो जाएगा अब कितना, -0.76 वोल्ट। यानी सेम इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड आपस में समान होता है, सिर्फ साइन उल्टा होता है। तो आप नीचे एरो देके लिखेंगे, आज का लेक्चर समझने के लिए पिछला लेक्चर समझा हुआ होना चाहिए, नहीं तो फिर समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए क्योंकि हम कोई बेस बोल नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हम टू दी पॉइंट काम करना स्टार्ट कर दिए। तो लिखेंगे, देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ an electrode are same in magnitude but opposite in sign, are same in magnitude but opposite in sign। एक प्लस तो दूसरा माइनस, जैसे फिगर बना के आप इंडिकेट कर दीजिए। जैसे यदि इस जिंक का हमको कोई कह दिया या बता दिया बुक कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.76 है, तो हम कह सकते हैं कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में बराबर होगा, साइन उल्टा होगा। और ये बात किसी जिंक के लिए ही नहीं, ये बात हर किसी इलेक्ट्रोड के लिए कहेंगे हम लोग, हर किसी इलेक्ट्रोड के लिए यही बात होता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रोड का यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का काम पड़ा तो हम वहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू भी लिख सकते हैं, और यदि रिडक्शन पोटेंशियल का काम पड़ा तो रिडक्शन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, बशर्ते कि दोनों में कोई एक पता होना चाहिए। एक पता होगा तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। अब एक कैसे पता चलेगा, किसी इलेक्ट्रोड का कोई एक वैल्यू, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल, ये कैसे पता चलेगा, ये आप आगे जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल एक बार फिर से हम कह दें आपको कि किसी इलेक्ट्रोड के लिए आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों लिख सकते हैं, बस साइन उल्टा होगा, वैल्यू समान होगा। सुनो, अब इलेक्ट्रॉन कोई देता है तो वहाँ पर कैसा पोटेंशियल डेवलप होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन लेता है तब रिडक्शन पोटेंशियल। तो तुम्हारे दिमाग में यदि ये सेट हो चुका है कि जब जब इलेक्ट्रॉन देगा तब तब हम सिर्फ और सिर्फ चर्चा करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, और जब जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो हम सिर्फ और सिर्फ चर्चा करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल का, यदि ऐसा तुम सोच लिए हो तो तुम गलत सोच रहे हो। यदि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल का भी चर्चा हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो,
यदि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पर डेवलप क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। लेकिन हम चाहें तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल को निगेटिव वैल्यू के रूप में भी तो इसी बात को कह सकते हैं। ये बात समझ में है जो अभी हम बोल रहे हैं? फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। हम पिछले क्लास में ही बोले थे कि जो पिछला क्लास था वो, जो आज का क्लास है वो, और जो अगला क्लास है और होगा वो, ये तीनों काफ़ी सेंसिटिव क्लास। बातें जल्दी सेट नहीं होती हैं दिमाग में, और भूलते भी, सेट होने के बाद भी लोग भूलते भी हैं बड़ा जल्दी जल्दी, दिमाग में बैठता ही नहीं है बात जल्दी। तो इसी को बैठाना है। फिर से सुनिए, ध्यान से समझिए। यदि कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा वह होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और उस जगह पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होता है। जब कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन देगा तो वहाँ पर डेवलप होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू वहाँ पर कैसा होता है? पॉजिटिव। तो इसी बात को हम कह दें कि जब कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन देगा तो वहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होगा और उसके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होगा निगेटिव। कह सकते हैं कि नहीं? अभी तो पीछे लिखे हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों आपस में समान होता है, बस साइन क्या होता है? अपोजिट। यदि रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है तो निश्चित है कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो निश्चित है कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होगा। तो यही एक्चुअल में हम कहना चाह रहे थे। तो किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए आप दोनों पर बात कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की भी बात कर सकते हैं और रिडक्शन पोटेंशियल की भी बात कर सकते हैं, चाहे वहाँ पर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा हो या चाहे वहाँ पर सिर्फ रिडक्शन हो रहा हो। लेकिन दिमाग में आपको अब एक नई बात ये सेट करनी है कि यदि किसी इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव है तो तुरंत हम समझेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और यदि किसी इलेक्ट्रोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है तब क्या समझेंगे? तो भी समझेंगे कि वह इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है। क्यों? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यदि पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? निगेटिव। और कहीं भी ये दोनों में से कोई भी बात रहे, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। या यूं कहें कि ये यहाँ पर कौन सी घटना नेचुरली हो रही होगी? ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन का तो मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन देना। और कहीं भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव हो, इसका सीधा मतलब है कि वह पॉजिटिव किस चीज़ में कर रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल में। रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। जो पॉजिटिव होगा वो होगा। आरपी पॉजिटिव है तो रिडक्शन होगा, ओपी पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन होगा। मान लीजिए कह दिया आरपी निगेटिव है, हम तो सिर्फ पॉजिटिव पर पढ़े थे। आरपी पॉजिटिव तो रिडक्शन, ओपी पॉजिटिव तो ऑक्सीडेशन। लेकिन क्वेश्चन में दे दिया कि आरपी निगेटिव है, तो आप खुद से सोच लीजिए ना कि आरपी निगेटिव है तो उसका पॉजिटिव क्या होगा? क्या होगा पॉजिटिव? ओपी, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो निश्चित रूप से ये किस घटनाक्रम को बताएगा? ऑक्सीडेशन को, इलेक्ट्रॉन देने के प्रोसेस को। ये बात आप कहीं ना नोट कर लीजिए। ये सब आगे बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ये सब नहीं समझोगे, ये सब नहीं समझोगे, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं एक भी। इस चैप्टर का बड़ा अटपटाट टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में तो यदि ढंग से नहीं समझो, नहीं पढ़ो ना, तो हवा नहीं लगेगा कि वो क्या कह क्या रहा है, पता नहीं चलेगा कि कहना क्या चाह रहा है। बोलिए, हो गया? ये बात नोट करके लिख ली। अब सुनो, अब फाइनली तुमसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए तुम दोनों में से किसी भी वैल्यू का चर्चा कर सकते हो, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल का, और उस वैल्यू को देखकर
तुमको पता चल जाएगा कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने का प्रोसेस चल रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन को लेने का प्रोसेस चल रहा है। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, जो नया बात है वह केमिस्ट्री में या साइंस में किसी भी इलेक्ट्रोड का हमेशा तुमको चर्चा करेगा रिडक्शन पोटेंशियल का। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का एक्चुअल में चर्चा ही नहीं करता है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा भी उसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का चर्चा नहीं करेगा, उसका भी क्या चर्चा करेगा? रिडक्शन पोटेंशियल का। एक्चुअल में दो टर्म को जब हम एक साथ लेके चलते हैं ना तो कन्फ्यूजन हो जाती है, और एक ही टर्म को यदि लेके चले तो कन्फ्यूजन नहीं होती है। जैसे रिडक्शन पोटेंशियल यदि पॉजिटिव है तो रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने का प्रोसेस चल रहा है, और रिडक्शन पोटेंशियल यदि निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन देने का प्रोसेस हो रहा है। अब इसी में रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल यदि पॉजिटिव है तो रिडक्शन, और फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन। समझने के लिए बात बराबर है, लेकिन हम लोग एक टर्म में लेके चलेंगे ना तो ज़्यादा कन्फ्यूजन उसमें नहीं होता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसमें भी हम रिडक्शन की ही बात करेंगे, जिसका रिडक्शन होगा उसमें भी हम रिडक्शन की ही बात करेंगे। बस अंतर यह होगा कि जिसका रिडक्शन होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन जिसका ऑक्सीडेशन होगा और ज़बरदस्ती हम उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। आई बात समझ में? तो ये केमिस्ट्री किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमेशा क्या मान कर चलता है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो यही बात आप नीचे एरो दे के लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी हाफ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी हाफ सेल is considered as electrode potential of any half cell is considered as reduction potential always, reduction potential always। तुम बुक में देखोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ तुमको रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया रहेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू नहीं दिया रहेगा। तो तुमको ऐसा नहीं लगता है कि सबका यदि रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दे दिया इसका मतलब सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दे दिया? बस तुमको अपनी तरफ से क्या करना है? साइन को अपोजिट कर देना है। रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव हो जाएगा, और यदि रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है, रिडक्शन पोटेंशियल यदि पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव, और यदि रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव। बस उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब सुनो, हम स्पेशली अभी जिंक की बात कर रहे हैं। जिंक हमेशा इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और ये इसका नेचर है, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब बात डिपेंड करता है कि उसका अंदर का इंटायर स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज है, किस तरह से वह अपना ऑक्टेट पूरा करता है। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी रखता है। तो यहाँ हमेशा क्या डेवलप होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। चूँकि इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या डेवलप होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू होता है +0.76। तो हम मान लीजिए यहीं पर इसी व्यवस्था में सिल्वर इलेक्ट्रोड बना लें, यानी Ag का रॉड हम डालें और Ag++ का आयन अंदर में ले लें, ठीक है। और यहाँ पर जब तुम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट करोगे ना तो ये वैल्यू तुमको, ये लैब में संभव है, तो ये वैल्यू तुमको आएगा 1.11 वोल्ट। और ये हम बताएंगे कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, सब बताएंगे। अभी हम कुछ बात मान कर तुमको बता रहे हैं, तुम ये मान लो फिर उसका वो मान लो, और उस माने हुए बात से कुछ एक्सपेरिमेंटल बात को हम डिस्कस करेंगे। तो हम ये कह रहे थे कि जिंक का मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया 0.76 वोल्ट, और इसी जगह पर यदि हम सिल्वर लेते हैं तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोगों को आता है 1.11 वोल्ट। तो बताइए किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा आया, किसका ज़्यादा मान लिए हम लोग? सिल्वर का। आप ज़रा ये बताइए कि सिल्वर के ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आने का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ हायर वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर विथ रिस्पेक्ट टू जिंक? बोलिए। इसका ये प्रैक्टिकल मतलब है कि जिंक की तुलना में सिल्वर ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, उसका पोटेंशियल ज़्यादा है। तो सवाल ये पैदा, यहाँ से ये दिमाग में बात आया कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा और कम हो सकता है। अब देखिए, जब हम यहाँ पर
सुनिएगा ध्यान से, जब हम यहाँ पर जिंक दिए तो यहाँ पर ये वायर लगा, यहाँ वोल्ट मीटर जब तक लगेगा नहीं तब तक हमको पता चलेगा नहीं कि कितना वोल्ट एम्पियर हो, कितना वोल्ट आया। दूसरी बात, सिर्फ वोल्ट मीटर से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड भी लेना पड़ेगा, ताकि वहाँ से यदि ये इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, तब ना पता चलेगा कि कितने पोटेंशियल से वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो आप ये बताइए कि क्या अकेले इलेक्ट्रोड का या किसी हाफ सेल का पोटेंशियल आप अकेले में मेजर कर पाएंगे? कभी भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। हमसे कोई लड़ा भी नहीं और हम जीत गए, क्या ये मीनिंगफुल बात है? इससे कोई इलेक्ट्रॉन लिया भी नहीं और हम कह दिए कि इसका पोटेंशियल इतना है, ये कैसे संभव है? यानी जब तुम इस वैल्यू के का मेजरमेंट करोगे तो तुमको इसके लिए एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ेगी। यदि जिंक भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सिल्वर भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कोई पहले उधर लेने वाला होगा, तब ना हम चेक करेंगे कि ये इसका यहाँ कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ, और यदि एजी रहता तब कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए, जिसकी मदद से हम किसी एक हाफ सेल का, यानी जिंक का या सिल्वर का या कॉपर का या किसी अन्य सेल का, हाफ सेल का, सेल का नहीं हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट कर सके। इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट हमेशा किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के मदद से ही करना संभव है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो हम लोग कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी हाफ सेल occurs with respect to other reference electrode। ये चीज़ तभी हम कर सकते हैं या हो सकता है जब कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारे सामने में हो। अदरवाइज यदि कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड मेरे सामने नहीं होगा तो ये पोटेंशियल का मेजरमेंट करना संभव नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए खूब परेशान है, कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है ही नहीं। सिल्वर और जिंक में सिल्वर ज़्यादा देता है, लेकिन ये बात हमको कैसे पता चलेगा जब तक कि हम इधर कोई इलेक्ट्रोड लगा ना दें। इधर खूब देने का टेंडेंसी है, ऑल बॉल है देने के लिए, लेकिन कोई लेने वाला भी है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? इसलिए ऐसा हम कभी नहीं कर सकते हैं कि किसी अकेले सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माप लें। जैसे हम यहाँ पर बोल दिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक होता है 0.76, तो तुम इसका इंटायर प्रोसेस समझना चाहोगे ना कि आखिर ये 0.76 कैसे आपको आया। हालांकि ये एक प्रैक्टिकल मेथड है, लेकिन वो प्रैक्टिकल मेथड क्या है आप उसको थ्योरेटिकल बताइए, और हम उसको बताएंगे आगे कि ये कैसे आता है। अभी लेकिन फ़िलहाल तुमको सिर्फ ये समझना पड़ेगा कि किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड की मदद से ही कर सकते हैं, ऐसे ये पॉसिबल नहीं है। कोई दिक्कत है इसमें? लिखेंगे नीचे रो देके। ये बात आप लिख चुके हैं ना, ये सब लिखिए। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ, और मेजरमेंट आप कह सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल occurs by the help of other reference electrode, other reference electrode। सुनिएगा, अब इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड में ना जनरली 3 तरह का इलेक्ट्रोड ऐसा होता है जिसकी मदद से हम लोग किसी हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की गणना कर सकते हैं। लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड
देर आर 3 टाइप्स ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। पहला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरा AgCl इलेक्ट्रोड, और तीसरा, नीचे जगह नहीं है हम ऊपर लिख देते हैं या बगल में लिख देते हैं, तीसरा कैलोमेल इलेक्ट्रोड। अब आप पीछे से इस तीनों को समझना, नीचे से शुरू कीजिए समझना। कैलोमेल इलेक्ट्रोड आपको बताया गया था, आप याद कीजिए, याद है Hg वाला इलेक्ट्रोड। अच्छा, कुछ लोग जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो बार बार फ़ोन करके या फिर मैसेज करके ये पूछते हैं कि सर कैलोमेल इलेक्ट्रोड का डेफिनीसन नहीं लिखा है। बाबू, कैलोमेल इलेक्ट्रोड जो है वह एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोड के दूसरे टाइप का। और दूसरा टाइप क्या था आपको याद है? मेटल आयन इनसॉल्युबल साल्ट इलेक्ट्रोड। तो जो मेटल आयन इनसॉल्युबल साल्ट इलेक्ट्रोड का डेफिनेशन है वही कैलोमेल इलेक्ट्रोड है। तो कैलोमेल इलेक्ट्रोड का कोई डेफिनेशन नहीं है, इसकी एक अपनी समझ है। अदरवाइज डेफिनेशन यदि आप लिखना चाहते हैं तो आपको वही लिखना पड़ेगा जो दूसरा टाइप है। आप लिखे हैं ना कि इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, एक जो सॉल्युबल साल्ट रहा करता था और एक जो इनसॉल्युबल साल्ट रहा करता था, हैविंग कॉमन आयन। इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड मेटल रॉड इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन विच कंटेन एन इनसॉल्युबल साल्ट एंड अदर सॉल्युबल साल्ट हैविंग कॉमन आयन। तो यही इसका होगा, सेम डेफिनेशन। लेकिन हम एक बार फिर से आपको कहते हैं कि इसका डेफिनेशन नहीं है कैलोमेल इलेक्ट्रोड का, कैलोमेल इलेक्ट्रोड की समझ है, उसकी समझदारी आपको होनी चाहिए कि कैलोमेल इलेक्ट्रोड का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर यदि ऑक्सीडेशन होगा तब कौन सा रिएक्शन होगा, कैलोमेल इलेक्ट्रोड के अंदर यदि रिडक्शन होगा तब कौन सा रिएक्शन होगा, ये आना चाहिए। कैलोमेल इलेक्ट्रोड का कोई डेफिनेशन नहीं है, बस समझ है इसका। इसीलिए वो क्वेश्चन सही नहीं है आपका, और लिखना चाहते हैं तो उसी का डेफिनेशन फिर लिखिए, एक ही बात को कितना बार बार लिखते रहिएगा। सुनो, कैलोमेल इलेक्ट्रोड तुम जान रहे हो, AgCl इलेक्ट्रोड याद करो, दूसरे टाइप का ये पहला एग्जाम्पल था और ये दूसरा एग्जाम्पल था, याद है आपको? AgCl जो घुलता नहीं था, KCl इसके साथ लिए थे। और एक जो आया है वह है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़े हैं लेकिन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं पढ़े हैं। आपका सिलेबस जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अंतर्गत आता है वह सिर्फ और सिर्फ क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आपको AgCl इलेक्ट्रोड और कैलोमेल इलेक्ट्रोड को एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड नहीं पढ़ना है, क्योंकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का बहुत बड़ा मतलब होता है जो आप थोड़ी देर के बाद समझेंगे, आज नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में या उसके नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो आपको केवल एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ना है और वह क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो 1 नंबर हेडिंग डालेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और हम आपको बताएंगे कि आखिर हम सब को क्यों नहीं रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान सकते हैं। जैसे कॉपरे को क्यों नहीं रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान लिए, इसी को क्यों मानते हैं, इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है ये 2-3 लेक्चर में समझ में आएगा तुमको। अभी जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ये सब एकदम धीरे धीरे से इत्मीनान से पढ़िए तो समझ में आएगा, ज़बरदस्ती पढ़िएगा नहीं समझ में आएगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिख लिए। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को भी आप डायरेक्ट नहीं समझ सकते हैं, अब इसके अंतर्गत कुछ बात आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। और अब आप कुछ बात को समझिए, सुनिए। जैसे देखो, आ जाओ ना, अंदर आ जाओ, अंदर आके बैठ जाइए। सुनो, इधर देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का क्या आया था, अभी याद करो तो 0.76, यही ना हम लिखे थे। ये वैल्यू ज़्यादा भी हो सकता है और यह वैल्यू कम भी हो सकता है। तो जब हम ये बात बोले कि यह वैल्यू ज़्यादा भी हो सकता है और यह वैल्यू कम भी हो सकता है, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, इसका ज़रूर मतलब है कि यह जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये कुछ बात पर डिपेंड कर रहा होगा, जिसको आप बदल दीजिएगा तो ये वैल्यू बदल जाएगा। और ये वास्तविकता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे अभी तुरंत हम जब यहाँ पर सिल्वर का सिस्टम लिए थे तो उसमें ये वैल्यू हमको आया था 1.11,
और जब जिंक का लिए तो हमको आया 0.76। तो जिंक सिल्वर का ज़्यादा है और जिंक का कम। आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोड बदल गया, इलेक्ट्रोड का नेचर बदल गया। एक Ag है और एक जिंक है। Ag का टेंडेंसी ज़्यादा होता है और जिंक का टेंडेंसी कम होता है। तो सबसे पहले जानिए कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड करता है, और किसी भी चीज़ के नेचर पर हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के नेचर को बदलना हमारे और आपके बस की बात नहीं है। जानिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 4 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला बात यही है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, जिस पर हमको कोई काम करना नहीं है। लेकिन बाकी जो 3 है वो पढ़ना है। यदि हम Zn++ आयन का सांद्रण बढ़ा दें या Zn++ आयन का सांद्रण घटा दें तो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है, ये कैलकुलेशन से संबंधित सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये बता रहे हैं कि आयन, कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। तीसरा, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जहाँ पर आप रखे हुए हैं यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और चौथा, यदि आप गैस इलेक्ट्रोड बनाए हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड, तो आपको याद है हाइड्रोजन गैस डालते थे, तो उस हाइड्रोजन गैस का प्रेशर क्या है। प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो हाइड्रोजन गैस ज़्यादा मात्रा में अंदर जाएगा, और प्रेशर यदि कम रहेगा तो हाइड्रोजन गैस कम मात्रा में जाएगा। तो वहाँ भी पोटेंशियल मैटर करता है, मतलब बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में लिखेंगे नीचे स्टार लगा के। हाँ, एक बात और, आप हेडिंग क्या डाले हैं अभी? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये बड़ा पॉपुलर नाम है SHE से, वहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो SHE। जब भी हम बोलें SHE तो आप समझ जाइए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। और शॉर्टकट में ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक बड़ा टर्म बन जाता है, और ये बात हमको इस चैप्टर में बार बार लिखना पड़ेगा। तो हम बार बार क्या लिखेंगे? SHE। ठीक है, लिखेंगे नीचे। एरो दीजिए, या हाँ एरो देके लिख लो। लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। अभी हम SHE को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, जब आप ये बात समझ जाइएगा तभी आप स्टैंडर्ड को इसको समझ सकते हैं। क्या लिखें? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। पहला लिखेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। दूसरा लिखेंगे, पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, दूसरा लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ आयन, तीसरा लिखेंगे टेम्परेचर, और चौथा लिखेंगे प्रेशर। ये प्रेशर सिर्फ वैलिड है किसके लिए पता है? गैस इलेक्ट्रोड के लिए, फॉर गैस इलेक्ट्रोड। तो हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर बात नहीं कर सकते। हम सिल्वर को जिंक नहीं ना बना सकते हैं, तो हम वहाँ बात नहीं कर सकते। दूसरा, हम काम करेंगे कंसंट्रेशन पर। तीसरा काम, पहला काम करेंगे कंसंट्रेशन पर, दूसरा काम करेंगे टेम्परेचर पर, और चौथा काम करेंगे प्रेशर पर। सुनो अब, लिखिए तो नीचे रो देखिए। पहले लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, measurement of electrode potential occurs at a certain temperature. Measurement of electrode potential occurs at a certain temperature, comma pressure and concentration of ion and concentration of ion, which is called a standard condition, which is called a standard condition। अब कहीं भी यदि हम स्टैंडर्ड कंडीशन लिख दें तो वहाँ पर अपने आप कुल कितना बात आ जाएगा? 3 बात। बोलिए क्या क्या आएगा? टेम्परेचर,
प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ आयन। और जान लो इसका वैल्यू होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पर 25 डिग्री सी, या इसी को आप 298 केल्विन कह सकते हैं। प्रेशर का वैल्यू होता है 1 atm और आयन का कंसंट्रेशन होता है 1 m। ये बात याद रखिएगा, जब भी स्टैंडर्ड वर्ड आ जाए ये तीन बात अपने आप आ जाएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन जैसे ही आए ये तीन बात बोला गया हो ना बोला गया हो, समझ जाइए ये तीन बात अपने आप आ चुका है। पहले आप इसको लिख लीजिए तो फिर हम आपको एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बताते हैं। सुनना, हम दो इलेक्ट्रोड बनाए, एक बना लिए Ag का और एक बना लिए जिंक का, ठीक है। इसका टेम्परेचर रख दिए 50, इसका रख दिए 30। इसमें आयन का कंसंट्रेशन ले लिए 2m, इसमें ले लिए 10m यहाँ, ठीक है। और ये गैस इलेक्ट्रोड है नहीं तो हम यहाँ पर प्रेशर की बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पर डेवलप हो गया 2 वोल्ट, यहाँ पर डेवलप हो गया 4 वोल्ट मान लो। तो क्या हम ये कहने में सक्षम हैं कि किसका पोटेंशियल, किसका नेचुरल पोटेंशियल ज़्यादा है, किसकी क्षमता ज़्यादा है? क्या ये हम कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। तुम तो देखोगे कि ये 2 है ये 4 है तो ठीक है सर 4 ज़्यादा है, लेकिन 4 ज़्यादा है तो तुम ये भी तो देखो कि कहीं उसका कंडीशन तो बदला हुआ नहीं है। यदि हम ये जानना चाहते हैं कि सिल्वर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिंक का पोटेंशियल ज़्यादा होगा या सिल्वर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इसको और इसको समान कंडीशन प्रोवाइड करें, और समान कंडीशन प्रोवाइड करके तब ज्ञात करें कि इसका पोटेंशियल कितना आया, इसका पोटेंशियल कितना आया, और तब हम एक रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं कि हाँ भाई जिंक का ज़्यादा है या फिर सिल्वर का ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है आपको? तो अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रेशर और अलग अलग आयन के कंसंट्रेशन पर यदि हम लोग निकालें पोटेंशियल, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमको पता नहीं चलेगा कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा है और किसका पोटेंशियल कम है। और इलेक्ट्रोड सिर्फ जिंक और सिल्वर का ही तो नहीं बन सकता है, इसमें तो कई तरह का इलेक्ट्रोड बन सकता है। आयरन का बन सकता है, सिल्वर का, कॉपर का, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, प्लेटिनम का, मरकरी का, सोडियम का, कैल्शियम का, पोटासियम, सब का बन सकता है। जितना एलिमेंट है सब का बनता है। तो ऐसी स्थिति में हमको कैसे पता चलेगा कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा और किसका पोटेंशियल कम होगा? तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उन्होंने एक स्टैंडर्ड कंडीशन माना। उन्होंने कहा कि आप क्या कीजिए, स्टैंडर्ड कंडीशन इसको मान लीजिए और इसको मानकर सबका मान निकालिए और सब के मान को अपना अरेंज करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा है और किसका पोटेंशियल कम है। तो ऐसी स्थिति में स्टैंडर्ड कंडीशन पर हम लोग क्या करने लगे, पोटेंशियल का मेजरमेंट करने लगे। अच्छा एक बात बताइए, ये कंडीशन यदि हम नहीं दें तब क्या पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा? पोटेंशियल तब भी डेवलप होगा और पोटेंशियल अब भी डेवलप होगा। तो दोनों का नाम भी बदल जाता है। वो जो पोटेंशियल जो किसी भी कंडीशन पर निकलता है अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन, उसको हम लोग नॉर्मल पोटेंशियल कहते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन यदि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम इस कंडीशन पर कराएं तो इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आपसे कोई पूछे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या अंतर है, बताइए तो क्या अंतर है? जब हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट स्टैंडर्ड कंडीशन पर करेंगे तब जो पोटेंशियल आएगा हम उसको उस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, और यदि हम उसका मेजरमेंट अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन करते हैं तब उसी को सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा। और अदर देन का मतलब ये नहीं होता है कि सारा का सारा बदल दिए, कोई एगो बदल दिए हो गया कंडीशन ख़त्म, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन बस फिक्स है, ये तीनों चीज़ एकदम इतना रहेगा, इसको छोड़ के एक भी बात बदला तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं रहा। अब सुनिए, आपको 2 वर्ड सुनने के लिए मिलेगा, एक मिलेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, साथ ही साथ मिलेगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओपी और एसओपी। ओपी का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एसओपी का मतलब हुआ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम? बोलिए। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या अंतर है? यह वह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जो स्टैंडर्ड कंडीशन पर निकाला गया होगा,
और यह वह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जो अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन पर निकाला गया होगा। अब बात समझ में आ रही है। इसी तरह का एक बात आएगा आरपी एसआरपी। तो आरपी का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल और एसआरपी का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इस वर्ड को सुनने में अब बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगा ना, हम बाद में इस पर फिर आएंगे, अभी इस पर हम पहुंच नहीं रहे, इस सब बात को हम आगे लिखाएंगे। तो आप ये समझ गए। अब बताइए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो आप पढ़े थे। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है बताइए। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में टेम्परेचर आप ले लेना 25 डिग्री से, in hydrogen electrode if value of temperature is 25 degrees or 298 Kelvin and value of pressure is 1 atm, because hydrogen is gas electrode and concentration of H plus ion gas hydrogen gas electrode में H plus ion रहता है and concentration of H plus ion is 1 m, then that hydrogen electrode is called standard hydrogen electrode। क्या बात समझ में आ रही है? तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या अंतर है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब सिंपल हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, जहाँ पर प्रेशर, टेम्परेचर और आयन के कंसंट्रेशन का कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन जैसे ही हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलेंगे वैसे ही ये तुरंत 3 शर्त वहाँ पर आ जाता है। कौन कौन? टेम्परेचर का, प्रेशर का और कंसंट्रेशन ऑफ आयन का। नेक्स्ट क्लास में इसको डिफाइन किया जाएगा, इसको लिखा जाएगा। अरे सुनो इंग्लिश मीडियम वाले लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टाइमिंग जो आपका है शाम में 8 से 9 शायद, इसमें हमको भी बहुत लेट हो जाता है घर जाने में। पढ़ाने में तो बहुत मज़ा आता है लेकिन सोने में 11-12 बज जाता है, क्योंकि फिर वीडियो बनता है, अपलोड होता है, हमको यहाँ से जाते जाते 10 बज जाता है घर। और रास्ता में मान लो एक तरह का जो अनवांटेड मटेरियल है सोसाइटी का, वो सब भी भेंट होता है। तो हम ये बोल रहे थे कि टाइम को चेंज करने का सोच रहे थे, और ये टाइम सोच रहे थे 4 से 5 कर दें, 5 से 6 कर दें। 5 से 6 में दिक्कत है, 6 से 7 कर दें। 6 से 7 में कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 7 में भी दिक्कत है। किसको दिक्कत है? हाथ खड़ा करो। नहीं पढ़ाएं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है भाई। सब बैच में आप पढ़वे कीजिएगा, तब कौन सा टाइम है? 7 से 8 तो अभी हिंदी मीडियम का है, वो टाइम अभी इधर 7 बजे से पहले हम ख़त्म करेंगे। या तो 5 से 6 लीजिए, नहीं तो 6 से 7 लीजिए। 6 से 7 में किसको दिक्कत है? क्या ऑनलाइन क्लास रहता है क्या? वो लाइव क्लास होता है या रिकॉर्डेड? ये तो दिक्कत है। 5 से 6 में कितने लोगों को दिक्कत है? 4 से 5 में कितने लोगों को दिक्कत है? हाथ खड़ा कीजिए। तो कोई नहीं आएगा पढ़ने, चुपचाप रिकॉर्डेड वीडियो पर पढ़ो। 3 से 4, 3 से 4 हाथ खड़ा करो। 3 से 4 कोई दिक्कत नहीं है? अल्ले फिजिक्स है ये